एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर 11 है हिस्ट्री का, विद्रोही राज्य 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे आज। जो हम ये शॉर्ट पॉइंट्स में हम इसका रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो इसमें मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा इस चैप्टर को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। लास्ट में हिंदी के बाद में, मतलब हिंदी में डिस्क्राइब करने के बाद में मैं आपको इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करूँगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, और नोट्स के लिए आपको लिंक दे दूंगा नोट्स के लिए पीडीएफ का, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्रोह और राज्य, विद्रोही और राज्य, ठीक है। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। हमें इस चैप्टर का नाम है विद्रोही राज्य, ठीक है, विद्रोही और राज्य, और 1857 का जो आंदोलन था और उसके व्याख्यान हम करेंगे, मतलब उसकी व्याख्या करेंगे। तो विद्रोह के कारण सबसे पहले पढ़ते हैं। विद्रोह के जो राजनीतिक कारण है वो क्या है? लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय की नीति, ठीक है। डलहौजी द्वारा मतलब जो लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके द्वारा विलय की नीति अपनाई गई। अंग्रेजों द्वारा झांसी और सतारा पर विलय की नीति के द्वारा कब्जा किया गया, यह कहकर कि दत्तक पुत्र राज्य का शासक नहीं बन सकता। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ले द्वारा सहायक संधि की गई, ठीक है। तो ये राजनीतिक कारण थे इसके। फिर इसके बाद में जो विलय की जो कुछ शर्तें थी, मतलब विलय मतलब कि एक तरीके से मिला लेना, तो इसकी क्या शर्तें थी? देखिए, निम्नलिखित नियम और शर्तों पर राज्यों का विलय। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को एक टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। तो इनका सीधा सीधा सा कहना ये था कि इनके साथ मिलके इनके ही कहने पे हमें काम करना होगा, ठीक है। और नवाब वाजिद अली शाह को इस तर्क पर निष्कासित किया गया और कलकत्ता भेज दिया गया कि वह गलत तरीके से शासन कर रहे हैं और लोगों के लोकप्रिय नहीं है, ठीक है। तो नवाब वाजिद अली को उन्होंने अलग कर दिया। तो अब इसमें जो मेन कारण आते हैं विद्रोह के धार्मिक और सामाजिक कारण। तो भाई सीधी सी बात है, राजनीतिक कारण होंगे और फिर धार्मिक कारण होंगे, सामाजिक कारण होंगे, तो इसी के बाद में हमारा विद्रोह शुरू होता है इसी तरीके से। तो देखिए, इसमें जो मतलब सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे कि भारतीय सामाजिक और धार्मिक नीतियों के कारण अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। जैसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा कानून बनाए गए, जैसे सती प्रथा 1829 समाप्त कर दिया गया। तो मतलब गवर्नर जनरल विलियम जो बेंटिक थे उनके द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई। सती प्रथा क्या थी कि सती प्रथा में जो जैसे वर और वधू होते थे, तो उनमें से जैसे वर की मृत्यु होने के बाद में जो वधू बचती थी तो उसको पति के साथ में जला दिया जाता था, मतलब कि अर्थी के साथ में उसको जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा थी, तो इसको समाप्त किया गया 1829 में। तो ये धार्मिक कारण हो गया इनका एक। फिर हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति। अब जो हिंदू विधवा थी, ठीक है, जिनके मतलब पति एक्सपायर हो जाते थे, उनके बाद में जो उनकी पत्नियां बचती थी, तो उनका पुनर्विवाह मतलब दोबारा से विवाह करवाना। दत्तक ग्रहण को अवैध घोषित कर दिया। अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों को खोलना और शैक्षिक संस्थानों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो मतलब एक तो भारतीय संस्कृति का तोड़ा गया, और साथ में अंग्रेजी स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, फिर शैक्षिक संस्थान जो थे उनमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।
तो मतलब अंग्रेजी को कंपलसरी बनाया गया इन्होंने इनके द्वारा, ठीक है। फिर तत्पश्चात विद्रोह के आर्थिक कारण आए। भूमि बस्ती के अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके जैसे स्थायी बंदोबस्त, रियायतवारी और मलवारी प्रणाली और भूमि राजस्व संग्रह, इन दोनों तरीकों से जमींदारों और रियायतों की स्थिति खराब हो गई, ठीक है। फिर साथ ही अंग्रेजों ने सभी बढ़िया और मूल्यवान वस्तुओं जैसे नील कपड़े के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, जिससे भारतीय व्यापारियों को कम मूल्यवान वस्तुओं के साथ छोड़ दिया गया। तो ये पॉइंट आपका सबसे मेन है। ये देखिए इसमें क्या किया गया कि जो भारत के अंदर जो प्रमुख उद्योग थे, ठीक है, प्रमुख उद्योग कौन से, जिनसे भारत में ज़्यादातर आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दिया जाता था, जैसे कि नील की खेती, ठीक है, फिर कपड़े का व्यापार, क्योंकि भारत की जो शिल्प कला थी, वो हस्तशिल्प कला जो थी वो पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में, ठीक है, वो ज़्यादा प्रख्यात थी, प्रसिद्ध थी, ठीक है। फिर इंग्लैंड में बनी चीज़ों की वजह से भारतीय बुनकर, सूती वस्त्र बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, मोची आदि बेरोजगार हो गए। अब जो भारत की जो भारत के जो शिल्प कला थी, हस्तशिल्प कला, अब भारत की जो वस्तुएं थी, इनको क्या किया गया कि इनको एज ए रॉ मटेरियल इन्होंने इंग्लैंड में जाके यूज़ किया गया, ठीक है। जब यूज़ किया गया और यहाँ पे जो भारत की जो चीज़ें थी, जो घरेलू उत्पादन थे भारतीय, उन पे इन्होंने टैक्स जो था वो ज़्यादा मात्रा में कर दिया, ठीक है। और जो इंग्लैंड से जो वस्तुएं आती थी या उत्पादित वस्तुएं जो भी आती थी, उन पे टैक्स कम होता था। भारतीय चीज़ें जो बाहर जाके बेची जाती थी तो उन पे टैक्स ज़्यादा लगाते थे, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगा देते थे। तो जिनके कारण भारत के जो भारतीय बुनकर, जो कपड़ा बुनने वाले थे, सूती वस्त्र बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, मोची आदि जो थी, ये बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। फिर विद्रोह के सैन्य कारण सिपाहियों को छुट्टी मिलने में भी दिक्कत होती थी, सिपाहियों को छुट्टी नहीं देते थे, सिपाहियों को कम तनख्वाह मिलना, सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और पीटा जाता था। तो ये तो कुछ मेन कारण थे सिपाहियों के, जिनके कारण उनको ये विद्रोह हुआ उनके द्वारा, ठीक है। देखिए विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे। 1857 का विद्रोह मेरठ की छावनी से सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया। इसमें अफवाह ये फैलाई गई थी कि जो सिपाहियों ने अफवाह फैलाई थी कि अनफील्ड राइफल्स जो हैं, कि जो कारतूस जो होते थे, इनको उपयोग करने से इनका इनकार था, क्योंकि जो गोलियों को जो इनकी जो बुलेट्स जो होती थी, गोलियां जो होती थी, वो गाय और सूअर की चर्बी के साथ लेपित होती थी, कि उनके द्वारा बनाई जाती थी। तो गोलियों को काटने से उनकी जातीय धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये उनका मानना था उस टाइम। तो इसलिए उन्होंने इस विद्रोह को किया, ठीक है। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे, और सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो जब ये विद्रोह किया गया, तो विद्रोह के साथ में जहां पर हथियार वगैरह रखे हुए थे और बारूद वगैरह रखे हुए थे, वहां उस जगह को पर कब्जा करके और जो सरकारी दफ्तर थे उनको लूट लिया और तबाह कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद में अवध में विद्रोह हुआ। अंग्रेज अवध पे कब्जा क्यों करना चाहते थे? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी अवध के राज्य का वर्णन, एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, इस टिप्पणी के द्वारा वर्णित करते थे। लॉर्ड वेल्सले ने 1801 में अवध में सहायक संधि की शुरुआत की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध के राज्य में अधिक रुचि विकसित की। अंग्रेजों ने अवध को कपास, नील के उत्पादक के रूप में और ऊपरी भारत के प्रमुख बाजार के रूप में भी देखा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए 1850 के दशक तक अंग्रेजों ने मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल जैसे भारत के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर रही थी, इनको जब तब तक जीत चुके थे। 1856 में अवध के विलय ने क्षेत्रीय विलय को पूरा किया, जो एक सदी पहले बंगाल के विलय के साथ शुरू हुआ था। डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को निष्कासित कर दिया और उन्हें इस दलील पर कलकत्ता भेज दिया कि अवध को गलत तरीके से शासन कर रहे हैं। तो उनका मानना यह था कि जो
नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो अवध पे जो मतलब शासन कर रहे थे, वो उनका गलत तरीका था। उनका मानना यह था कि वो गलत तरीके से वहाँ शासन कर रहे हैं, और जो मतलब शासन के साथ में जो उनका तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है, और फिर वो वहाँ के मतलब अवध के जो मतलब जनता है उसके लोकप्रिय शासक नहीं है। तो ये आरोप लगाया। तो देखिए इसके बाद में क्या हुआ कि जो अवध के लोग विलय से दुखी क्यों हुए। नवाब वाजिद अली शाह बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि अवध के जो जनता थी वो उनको, नवाब वाजिद अली को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। नवाब के जाने की वजह से लोग विलाप कर रहे थे, मतलब कि दुख मना रहे थे। समकालीन पर्यवेक्षकों ने लिखा कि देह से जान जा चुकी है। तो मतलब उनका मानना यह था कि एक तरीके से जैसे ही नवाब वाजिद अली वहाँ से मतलब उनको ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ से हटा दिया गया, तो वो उनका मानना ये था कि एक तरीके से जैसे शरीर के अंदर से जान चली जाती है, तो वो एक इस तरीके से महसूस कर रहे थे। जाने आलम के अलगाव में लोग विलाप करते हुए तड़प रहे थे। लोकगीत अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाई लिनोहो के रूप में प्रस्तुत किया गया। नवाब को हटाने से अदालतों का विखंडन हुआ, संस्कृति का पतन, और संगीतकारों, नृत्यकों, कवियों, रसोइयों और प्रशासनिक अधिकारियों सभी ने अपनी आजीविका खो दी थी। तो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो चुके थे वहां पे फिर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्यों तालुकदार और किसान अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे। अवध के विलय के बाद पहली राजस्व प्रणाली एक मुश्त बंदोबस्त 1856 अपनाया गया था। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। इस समझौते ने जब भी संभव हो तालुकदारों को बेदखल कर अधिकार दिया। तो मतलब कि जब भी संभव होगा उनको तालुकदारों को जमीन से अलग कर दिया जाएगा, मतलब बेदखल कर दिया जाएगा। तो अवध में गांवों को की कुल संख्या का 67% तालुकदारों के पास था। इस एक मुश्त बंदोबस्त के साथ यह 38% रह गया था सिर्फ, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए बहुत से तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे। तालुकदारों को बेदखल होने का मतलब एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का टूटना था, क्योंकि वे अपने क्षेत्रों में फसल की विफलता या किसी भी त्योहार जैसी आवश्यकता में किसानों की मदद करते थे। बहुत से तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। तो मतलब बहुत सारे जो तालुकदार थे वो क्या थे, एक तरीके से जनता के प्रति जो मतलब बहुत ज़्यादा दयावान थे। अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लालची राजस्व व्यवस्था की वजह से उनकी हालत खराब थी। तो मतलब उनको ना इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि चाहे उनकी फसलें भी नष्ट हो जाए या किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए, तो उन पे मनचाहा लगान थोपा जाता था, जो कि उनको मजबूरन देना पड़ता था। तो चाहे अगर उनकी फसल भी खराब हो जाती थी तो फिर उनको कोई छूट नहीं दी जाती थी। तो अब इसके बाद में देखिए विद्रोह के कारण, मतलब विद्रोही क्या चाहते थे। देखिए इसके बाद में देखिए विद्रोही क्या चाहते थे। तो विद्रोही चाहते थे कि एकता की कल्पना, मतलब विद्रोही की जो सबसे बड़ी जो इच्छा थी, तो विद्रोही करने वालों की जो इच्छा थी वो चाहते थे कि एकता की कल्पना की जाए। मतलब कि उनका मानना ये था कि भारत के अंदर सभी राज्यों में और सभी जनता के बीच में एकता उत्पन्न हो, तो सभी भारतीय लोग मतलब एक साथ मिलकर चले, ठीक है। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम से जारी 15 अगस्त 1857 की आजमगढ़ घोषणा ने अतीत और हिंदू मुस्लिम एकता के सह अस्तित्व को गौरवगान किया। इसमें लोगों से मोहम्मद और महावीर दोनों के मानकों के तहत लड़ाई में शामिल होने की अपील की गई। तो मतलब इसमें माना गया कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर विद्रोह करें, मतलब कि युद्ध करें, ठीक है, लड़ाई में शामिल हो। फिर इसके बाद में जो मतलब उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ, मतलब कि जो उत्पीड़न मतलब इनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उनके प्रतीकों के खिलाफ में विद्रोहियों ने ब्रिटिश विलय और उनके द्वारा तोड़ी गई संधियों की निंदा की गई। देसी रियासतों द्वारा वो रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विदेशी व्यापार जिसने
स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को बर्बाद कर दिया था। मतलब कि एक तरीके से जो भारतीय उद्योग था वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुका था। फिर इसके बाद में विद्रोही अपनी दुनिया को वापस बहाल करना चाहते थे, जिसे अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्मांतरण के बारे में प्रसारित अफवाहों ने विद्रोहियों को अपने विश्वास के लिए लड़ने, उनकी पहचान का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। फिर इसके बाद में जो सत्ता, वैकल्पिक सत्ता की तलाश थी इनको, तो देखिए विद्रोही पूर्व ब्रिटिश दुनिया को बहाल करना चाहते थे मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो मतलब कि ब्रिटिश क्या है कि जो विद्रोही जो है वो उनका मानना ये है कि एक तरीके से जो ब्रिटिश दुनिया है उसको बहाल करना, मतलब कि एक तरीके से उसको नष्ट करना। वे मुगल दरबार की संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते थे। ठीक है, फिर अफवाह और भविष्यवाणियाँ। फिर इसके बाद में अफवाह और भविष्यवाणी हुई कि तरह तरह की अफवाह और भविष्यवाणियों ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गाय और सुअर की चर्बी का लेप अनफील्ड राइफलों पर लगा होने की वजह से, वो अफवाह की वजह से सिपाहियों ने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक डर और संदेह यह भी था कि भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो मतलब ये कुछ अफवाहें थी। ठीक है, और यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि ब्रिटिश शासन 23 जून 1857 को प्लासी की लड़ाई की शताब्दी पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन अफवाहों और भविष्यवाणियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण प्रदान किए। तो मतलब ये साइकोलॉजिकली मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ा गेम खेला गया, जिसके कारण विद्रोह बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। अफवाह पर विश्वास करने के कारण 1857 से पहले तरह तरह की अफवाह और भविष्यवाणियों ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा सुधार करने के लिए नई नीतियों लागू की गई। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। इन सब का उद्देश्य का भारतीय समाज में सुधार करना था। पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों, संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पेश करना था। तो मतलब ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो मतलब ये करना चाहते थे यहाँ पे। फिर इसके बाद में जो मतलब अंग्रेजों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने और विधवा पुनर्विवाह अनुमति देने के लिए नए कानून का गठन किया। 1850 के दशक में अंग्रेजों ने अवध, झांसी और सतारा जैसे राज्यों को गोद लेने से इनकार करके कुशासन के आधार पर कब्जा कर लिया और नए भूमि कानून बनाए और राजस्व प्रणाली बनाई। मतलब कि इन्होंने क्या किया गया कि जो सती प्रथा थी उसको बिल्कुल नष्ट कर डाला, और फिर जो विधवा पुनर्विवाह था उसको अनुमति दी। 1850 के दशक तक अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अवध, झांसी, सतारा जैसे मतलब बहुत सारे जो राज्य थे इनको गोद लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, और कुछ शासन के आधार पे, मतलब कि एक गलत शासन के आधार पे, मतलब गलत प्रकार का जो शासन करना चाहते थे ये, उसके आधार पे इन्होंने क्या किया कि जो कब्जा कर लिया और नए भूमि कानून और राजस्व प्रणाली बनाई गई इनके द्वारा। ठीक है, फिर देखिए इन सभी उपयुक्त कारकों ने भारतीयों को विश्वास दिलाया कि ब्रिटिश उनके जीवन के तरीके, रिवाज, नियमों को बदल रहे हैं और उन्हें विदेशी रीति रिवाजों और शासन के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। ईसाई मिशनरियों और उनकी गतिविधियों के तेजी से फैलने के साथ संदेह और बढ़ गया था। ठीक है, विद्रोह का दमन कैसे हुआ? कई कानून पारित किए गए। भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों, देखिए मार्शल लॉ लागू करने के बाद में जो मतलब फौजी अफसरों और आम अंग्रेजों को भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया। विद्रोहियों को मौत की सजा दी गई थी। दिल्ली को फिर से जीतने के लिए कलकत्ता और पंजाब से सेनाएं बुलाई गई थी। इंग्लैंड से ताज़ा बलों को बुलाया गया था। विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। मतलब कि जनता के ऊपर, मतलब जो विद्रोह जो हो रहा था जनता के द्वारा, तो उस पर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, फिर विद्रोह की छवियाँ, इसके बाद में देखिए विद्रोह की छवियाँ, औपनिवेशिक प्रशासन और फौजी चिट्ठियाँ, आत्मकथा और असंख्य मेमो
नोट्स, विभिन्न रिपोर्ट तथा तस्वीरें विद्रोह के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं। ब्रिटिश नज़रिया क्या था कि रक्षकों का अभिनंदन। थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा 1859 द रिलीफ ऑफ लखनऊ, अंग्रेज औरतों तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। 1859 में जोसेफ नोएल पेटन द्वारा इन मेमोरियम, कानपुर में सिपाहियों के खिलाफ खुद का बचाव कर रही मिस विलियर, प्रतिशोध और सबक। ठीक है, ये कुछ जो मतलब पत्रिकाएं थी वो उनके बारे में है ये। ठीक है, छवियाँ जो हैं। जस्टिस पंच 12 सितंबर 1857, पंच द्वारा 1857 बंगाल टाइगर पर ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। दहशत का प्रदर्शन पत्रिकाओं के माध्यम से। पेशावर में विद्रोही का निष्पादन, बंदूकों से उड़ाने लंदन समाचार 3 अक्टूबर 1857। दया के लिए कोई जगह नहीं, पंच द्वारा कैनिंग की दयालुता 24 अक्टूबर 1857। अब देखिए भारतीय नजरिया, राष्ट्रवादी छवियां, फिल्मों और पोस्टरों, मर्दाना योद्धा के रूप में रानी लक्ष्मीबाई की छवि, वीर कविताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मतलब इस तरीके से कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। फिर विद्रोह के नेता, पुराने शासक, दिल्ली बहादुर शाह, मतलब बहादुर शाह जफर जो थे, लखनऊ अवध नवाब वाजिद अली साहब, बेगम हजरत महल, झांसी लक्ष्मीबाई, टंटिया टोपे मतलब तात्या टोपे। धार्मिक नेता जो थे इलाहाबाद, बनारस और मौलवी लियाकत अली। स्थानीय नेता बिहार से थे कुंवर सिंह, बारोट यूपी शाहमहल। जनजातीय नेता थे देखिए सिंहभूम, छोटा नागपुर, गोनू। तो ये कुछ आपके लिए जो एक मैप दे रखा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो जो मतलब कुछ क्षेत्र हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये दिल्ली, मेरठ, ठीक है, फिर बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद। तो ये जो महत्वपूर्ण विद्रोह के जो क्षेत्र थे या राज्य थे उस टाइम के, तो आप इनको मैप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम आपको इसका इंग्लिश डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम। That is your 11th chapter, Rebels and the Raj, the revolt of 1857 and its representations. And the reason of the revolt, firstly, reason of the revolt, before we start the chapter you have to subscribe our YouTube channel and press the bell icon and also share this video to your contact, and don't forget to press the bell icon. And the main reason of the revolt is political causes of the revolt: doctrine of lapse by Lord Dalhousie, annexations of Jhansi and Satara on the pretext that the adopted son cannot become the ruler of states, subsidiary alliance by Lord Wellesley in 1798, annexations of states of following terms and conditions. British would be responsible for protecting their ally from external and internal threats to their power. And then British armed contingent would be stationed in the Ally territory. The Ally would have to provide resources for maintaining this contingent. The Ally could not enter into any agreement or engage in warfare without permission of British. Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta. Unclear that the region was being misgoverned. The religious social causes of the revolt. Indians were dissatisfied with the British due to social and religious policies such as
British made laws under Governor General William Bentinck, who abolished custom like sati in 1829, permitted the remarriage of Hindu widows, refusal to recognize adoption, opening of English school and colleges, and promotion of English education in educational institutions. And then the main causes of economic causes of the revolt. Different methods adopted by Britishers of land settlement, such as permanent settle, Ryotwari and Mehalwari system, and land revenue collections. Both these methods worsen the situation of Jamidars and Yots. Britishers had monopolized the trade of all the fine and the valuable items such as indigo, clothes, leaving Indian traders with less valued items. Due to the introduction of English article in India, Indian weavers, cotton dressers, carpenters get lost their jobs. After these causes, the main causes of military causes of the revolt. Sipais were given low level of pay. Sipais had difficulty in getting leaves. They were also abused and beaten. Immediate causes of the revolt. Revolt of 1857 began Sepoy in cantonment of Meerut. The Sipais refused to use infield rifles because of the rumor that the bullets were coated with the fat of cow and pigs, and beating those bullets would corrupt their caste and religion. They first seized the bell of arms and plundered the treasury and attacked government buildings. And then the revolt in Awadh. Why Britishers wanted to annex Awadh? Lord Dalhousie described the kingdom of Awadh, a cherry that will drop into our mouth one day. Lord Wellesley introduced the subsidiary alliance in Awadh in 1801. Gradually, the British developed more interest in the kingdom of Awadh. The British looked Awadh as a producer of cotton, indigo, and also principal of market of Upper India. By the 1850s, British conquered all major areas of India like the Maratha lands and Dobs and Karnataka, Punjab and Bengal. The annexation of Awadh in 1856 completed the territorial annexations, which started a century earlier with the annexation of Bengal. Dalhousie displaced Nawab Wajid Ali Shah and exiled him to Calcutta on plea that Awadh is being misgoverned. British government wrongly assumed that Nawab Wajid Ali was an unpopular ruler. Why people Awadh was said the annexions. Nawab Wajid Ali Shah was widely loved by his people. People mourned for the losses of Nawab. Contemporary observers wrote, the life was gone out of the body. People wailed and carried off agony in separation of Jan-e-Allah. Folk song bemoaned as Angrez Bahadur in Mulk Lai Linho. The removal of Nawab led to dissolution of court and decline of culture. Musicians, dancers, poets, cooks, retrainers, and administrative officials all lost their livelihood. And if you not subscribe our YouTube channel, please do subscribe and share this video and like this video. Also press the bell icon. Why Talukdar and
peasants were not satisfied with British. After annexion of Awadh, first revenue system adopted was summary settlement of 1856. It was based on the assumption that the talukdar were interlopers with no permanent stake in land and had stabilized their hold over land through force and fraud. This settlement gave rise to remove talukdar whenever possible. Talukdars held 67% of total number of villages in Awadh. This number of came down with this settlement. Many of talukdars were loyal to Nawab. The disposition of talukdar meant the breakdown of an entire social order, as they were also generous father figures in their areas by helping peasants in the of needs such as crop failure or any festivals. After that, peasants were directly exposed to over assessment of revenue and inflexible method of collection. At the time of crop failure, no relaxation was given. Vision of revolt. The main vision of unity. Azamgarh Proclamation of 25th August 1857 issued under the name of the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar glorified the past and the coexistence of Hindu-Muslim unity. It appealed to the people to join the fight under the standard of both Muhammad and Mahavir, this against symbol of oppressions. Rebels condemned the British annexation and the treaties broken by them. Different land revenue settlement which dispossessed landholder both big and small. Foreign commerce which had renewed the local artisan and weavers. Rebels wanted to restore back their world which was destroyed by British. Rumors which circulated about the conversion by Christians missionaries led the rebels to fight for their faith, honors their identity. The search for alternate powers, rebels wanted to restore the pre-British world, Mughal world. They wanted to revive the culture of the court. Rumors and prophecies played an important role in outbreak of mutiny and revolt. There was rumors about the characterized of Enfield rifle coated with fat of cow and pigs and mixing of bones dust with atta. Both these rumors were believed and it was thought that it would corrupt the religion and the caste of the Hindus and Muslims. There was a suspicions that British wanted Indian to convert them Christianity. There was also prophecy in the air that British rule would come to an end on the century, centenary of Battle of Plassey on 23rd June 1857. So these rumors and prophecies provided important its psychological reasons to revolt against the British rule. The reason believed in the rumors before 1857, British aimed at reforming Indian society and introduced Western education, Western ideas, institutions, school, colleges, universities. British formed new laws banning the sati system and to allow widows remarriage. In 1850s, British annexed states like Awadh, Jhansi and Satara by refusing adoption and on the basis of misgovernment, new land laws and revenue settlement were made. These all above factor made Indians believe that British is changing their
way of their life, custom, rules, and replacing with them with alien costume and rules. Suspicion was further aggravated with rapid spread of Christian missionary and their activity. After that, repression of revolt. Number of acts were passed. Martial law was imposed. Britishers could try and punish Indians suspected of rebellion. Death punishment was given to the rebellions. Forces were called from Calcutta and Punjab to reconquer Delhi. Fresh forces from England were called. Military power was used to suppress revolt. The image of the revolt, colonial administrators and military men left their versions in letter diaries, autobiographies, memos, notes, and painting and images. British views celebrating the survivors' relief of Lucknow by Thomas John Barker 1859. In memoriam by Joseph Newell Pawton 1859. Miss Wheeler defending herself against Sipais in Kanpur. Vengeance and Retribution. Justice Punch 12 September 1857. The British Lions Vengeance on Bengal's Tiger by Punch 1857. The performance of terror, theft journals, execution of machinery in Peshawar, blowing from guns, London News 3 October 1857. The clemency of Canning by Punch 24 October 1857. Then the Indian views, nationalist imaginaries, film and poster images of Rani Lakshmibai as masculine warrior. Heroic poems, Subhadra Kumari Chauhan, खूब लड़ी मर्दानी, who's to झांसी वाली रानी थी. Then the leader of revolt, old rulers, Delhi Bahadur Shah Jafars, Lucknow Wad Nawab Wajid Ali Saha, Begum Hazrat Mahal, Jhansi Lakshmibai and Tati Tope. Religious leader, Allahabad and Banaras, Molvi Liaquat Ali. Local leaders, Bihar Kuwar Singh, Barot UP Sahamel. Tribal leader, Singh Bhoom, Chota Nagpur, Kunnu. Then this is your map, very important map for your exam. And there are some states for the revolution in this chapter. Thank you दोस्तों for watching this video, and please subscribe our YouTube channel and press the bell icon, and also like this video and share your contact to needy persons and go the viral. And please stay connected with us for the more videos and stay tuned. Thank you so much.